हाँ भाई, सभी लोगों को नमस्कार और एक बार फिर से स्वागत। आप सभी लोगों का बहुत दिनों से इंतजार है सीपीओ की वैकेंसी का। सबसे पहले बात यह है कि वैकेंसी कब आएगी, लेकिन उससे बड़ी बात यह है कि सर सीपीओ की तैयारी कैसे करें, किन किन बातों का ध्यान दें और अल्टीमेट स्ट्रैटेजी क्या होगी जिसमें आप सीपीओ में टॉप स्कोर कर पाए। अगर मैं पिछले साल की मैं बात करूं तो पिछले बार बंपर वैकेंसी आई थी, 4500 करीबन वैकेंसी सीपीओ की आई थी, जहां हमने देखा कि कट ऑफ भी पिछले साल की तुलना में कम गया टायर वन का। और लगभग 45% बच्चे जो टायर वन ने जिन्होंने क्रॉस किया था उनमें से मेडिकल में या वो सारी चीजों में अनफिट हो गए, मेडिकल से बाहर हो गए। वो सारी चीजें भी आपको एक अलग से सेशन में बताऊंगा और ये भी बताऊंगा इस बार की कट ऑफ लगभग लगभग कितनी हो सकती है, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात है सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन एग्जाम की, सीपीओ के एग्जाम की। सीपीओ के एग्जाम की अगर मैं बात करूं तो सीपीओ का एग्जाम कौन करवाता है, तो सर इट इज डन बाय एसएससी। एसएससी द्वारा ये एग्जाम आपका करवाया जाता है। नोटिफिकेशन कब आएगा सर? इसकी नोटिफिकेशन 20 जुलाई को एसएससी ने कहा। और एसएससी की पिछले एक साल की आदत देखें तो एसएससी जो कहता है वो करता है। लेकिन चूंकि एसएससी सीपीओ का पिछले वर्ष का जो एग्जाम था 2022 का अभी रिजल्ट नहीं आया है, और मैं मान के चल रहा हूं कि 2022 का जो रिजल्ट आएगा वो लगभग लगभग आपका 15 से 25 जुलाई के बीच में आ जाएगा। अगर ये रिजल्ट डिले होता है तो नोटिफिकेशन आपका पीछे हो जाएगा, जैसे कि एमटीएस के अंदर हुआ। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की डेट 20 जुलाई से 13 अगस्त तक होंगी। एग्जाम कब तक होगा, तो एग्जाम इसका अक्टूबर में है। तो लगभग लगभग अपने पास 100 डेज हैं। इन 100 डेज में अभी से आपको प्रिपरेशन स्टार्ट करनी पड़ेगी। कैसे आपको प्रिपरेशन आपको अपनी मजबूत करनी है, क्या क्या चीजों का ध्यान देना है, वो सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूं, बने रहिएगा। सबसे पहले बात कर लें सर सैलरी पे स्केल की। अगर मैं बात करूं तो सैलरी पे स्केल इसमें एसआई वाले में होता है 35,400 से लेकर 1,12,400, और एएसआई के अंदर 29,200 से लेकर 92,300 रुपए करीबन होता है। सिलेक्शन प्रोसेस की मैं बात करूं तो यहां 2 स्टेजेस में एग्जाम होता है, टायर 1 टायर 2। 200-200 नंबर का ही होता है। जो टायर 2 होता है उसमें केवल और केवल इंग्लिश आता है, लेकिन इसका मेडिकल बड़ा खतरनाक होता है। मैंने आपको बताया पिछले बार के आंकड़े, उससे पिछले बार के आंकड़े 2022 के आंकड़े कि लगभग 45% बच्चा एलिमिनेट मेडिकल के कारण ही हो जाता है। तो जॉब लोकेशन आपको दिल्ली एनसीआर के अलावा बाकी जगह पर भी मिल जाएगी। असल में मैं बात करूं सीपीओ की, तो सीपीओ के अंदर सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत जितने भी फोर्सेस आते हैं, उन फोर्सेस के अंदर सीआईएसएफ हुआ, सीआरपीएफ हुआ, इनके अंदर ये वैकेंसीज होती हैं। और अलग अलग फोर्स में अलग अलग वैकेंसी होती है, टोटल उनका आता है। अलग अलग इनकी कट ऑफ जाती है मेल्स एंड फीमेल्स के लिए भी, और यहां पर फोर्सेस के हिसाब से भी अलग अलग कट ऑफ होती है। यदि एग्जामिनेशन पैटर्न की मैं बात करूं तो भाई 200 नंबर का आता है। 200 नंबर का ही टायर 1 होता है, 200 नंबर का ही टायर 2 होता है। टायर 1 के अंदर जो जनरली जो आप एसएससी में तैयार करते हो वो सारा आता है। टायर 2 के अंदर लेकिन आपकी आती है इंग्लिश, पूरी की पूरी इंग्लिश आती है यहां पर। टायर 1 के अंदर आपकी नेगेटिव मार्किंग होती है 0.25, मतलब 1/4 नेगेटिव मार्किंग यहां पर लगभग आपको, माफ कीजिएगा, 0.25 आपकी माइनस मार्किंग यहां पर देखने को मिल जाती है। इसके अलावा फिजिकल एंडोरेंस एंड मेजरमेंट क्वालिफाइंग टेस्ट, ये आपका क्वालिफाइंग होता है। इसमें क्या क्या चीजें होती हैं वो सारी की सारी मैं इससे पहले आपको सीपीओ का एक और सीपीओ की एक स्ट्रैटेजी लेकर आया था, जिसमें मैंने मेडिकल और फिजिकल एंडोरेंस के बारे में एक एक डिटेल में माइन्यूट डिटेल्स के बारे में देखा था। अगर नहीं देखा है तो अभी देखिएगा, एसएससी सीपीओ लिख दीजिएगा यूट्यूब पर और नाम लिख दीजिएगा हमारा, आपके सामने वो सारी स्ट्रैटेजी आ जाएगी। अब सर बात यह है कि एग्जाम पैटर्न क्या है, क्योंकि देखो सर 100 डेज आपके पास बचे हैं। 100 डेज आपको लग रहा है बहुत ज्यादा है, लेकिन यहां पर कंपटीशन एसएससी सीजीएल की तुलना में लेकिन कम होता है, लेकिन अच्छा खासा फिर भी कंपटीशन यहां पर देखने को आपको मिल जाता है। तो सबसे पहले किसी भी एग्जाम को तैयारी करने से पहले उसके पैटर्न को जानना बहुत जरूरी है। यह है टायर 1 का एग्जाम पैटर्न, जो कि 4 पार्ट में होता है। पार्ट 1 के अंदर रीजनिंग आपकी आती है, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग आती है, मैथ्स आती है, 50 क्वेश्चन 50 नंबर के होते हैं। जीके जीएस आती है, 50 क्वेश्चन 50 नंबर के होते हैं। और यहां पर क्वांट आती है, 50 क्वेश्चन 50। यहां पर जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग
यहां पर रीजनिंग के साथ कैलकुलेटिव रीजनिंग जो आती है वो यहां पर जनरल इंटेलिजेंस में आती है। क्वांट यहां पर सेक्शन आता है। तो मैथ और इंग्लिश और जीके जीएस, लेकिन सबसे बड़ा जो रोल प्ले करता है वो इंग्लिश। अकेला इंग्लिश में 50 क्वेश्चन 50 नंबर के, इस तरीके से 200 क्वेश्चन 200 नंबर के हो जाते हैं और आपकी 0.25 यानी कि 1/4 नेगेटिव मार्किंग भी देखने को मिल जाती है। अगर पैटर्न की हम टायर 2 की बात करें तो टायर 2 200 मार्क्स का होता है सब्जेक्ट, यहां पर इंग्लिश ग्रामर एंड कॉम्प्रिहेंशन होता है। अगर आपने सपना देखा है पुलिस में जाने का, अगर आपने सपना देखा है वर्दी पहनने का और आपकी इंग्लिश ठीक है, तो सर आपके लिए बहुत ही बेस्ट अपॉर्चुनिटी होने वाली है। अगर हम बात करें सर अब स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, क्योंकि लगभग हमारे पास 100 दिन है, अपने पास लगभग कितने हैं 100 दिन है। सब्जेक्ट हमारे पास है इंग्लिश, सबसे मोटा जो सब्जेक्ट है ये इंग्लिश। टोटल टायर 1 टायर 2 को मिलाकर 250 नंबर आपके पास है, 250 मार्क्स, जिसमें इंग्लिश ग्रामर और कंप्रीहेंशन आपका है। इसके अलावा जीके जीएस की अपन बात करें तो जीके जीएस में 50 क्वेश्चन 50 नंबर के टायर 1 के अंदर आते हैं, जहां पर ज्यादातर जो सवाल आते हैं वो स्टैटिक से आते हैं। स्टैटिक प्लस करंट अफेयर्स का यहां पर बहुत बड़ा बोलबाला होता है। इसके बाद बात करूं रीजनिंग की, तो रीजनिंग यहां पर सिंपल आती है, ज्यादा बहुत हाई लेवल रीजनिंग नहीं आती है। हालांकि एसएससी अपना पैटर्न बदल रहा है, रीजनिंग थोड़ी थोड़ी हार्ड करता चला जा रहा है, तो उम्मीद करेंगे कि इस बार भी कर देगा। और क्वांट यहां पर सीजीएल से बराबरी मानो, मतलब नॉर्मल जब सीजीएल होता है जिस साल नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं वैसे ही क्वेश्चन यहां पर आते हैं। अब सर स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? सबसे पहले आपको परीक्षा पैटर्न समझना पड़ेगा सर। अगर परीक्षा पैटर्न नहीं समझे और अंधों की तरह तैयारी करने को लग गए तो भाई फिर जरूरी नहीं है कि रिजल्ट आपके पक्ष में ही आएगा। आपको पता होना चाहिए कि भाई कितने क्वेश्चन किस सब्जेक्ट से आते हैं, किस सब्जेक्ट का कितना रेलेवेंस है, पिछले कुछ सालों में किस सब्जेक्ट में कहां कहां से पूछा गया है, और उनकी तैयारी आपकी बहुत ही बेहतरीन होनी चाहिए। चरणों की संख्या आपको पता होनी चाहिए कितने स्टेजेस में है, और फिजिकल की भी आपको, क्योंकि यहां फिजिकल बड़ा ठीक ठाक बढ़िया अच्छा फिजिकल होता है, तो फिजिकल के बारे में जानना जरूरी है। अनुभाग और अंकन योजना सहित परीक्षा पैटर्न से खुद को परिचित करना पड़ेगा, जिसकी जानकारी हमने आपको दे दी। यह समझ आपको प्रभावी ढंग से अपनी तैयारी को योजना बनाने में मदद करेगी। और जब यह समझ आ जाएगी कि भाई पैटर्न क्या है, किस तरीके से क्वेश्चन पूछता है, हालांकि देखने में लगेगा सीजीएल, लेकिन आपको पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस अलग लगेंगे। एरिया ऑफ क्वेश्चन जहां से मार्किंग हो रही है, जहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, वो भी आपको डिफरेंट मिलेगा, उसका भी एनालिसिस आपको करना पड़ेगा। दूसरी चीज है कि सर आपको कोर्स एनालिसिस करना पड़ेगा, कोर्स को समझना पड़ेगा। डू इन डेप्थ एनालिसिस ऑफ द सिलेबस फॉर ईच सेक्शन। हर जो सब्जेक्ट इसमें आता है उसका डिटेल में सिलेबस आपको पॉइंट बाय पॉइंट चैप्टर बाय चैप्टर आपको देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, और कहां से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। आइडेंटिफाई द टॉपिक्स दैट हैव मोर इंपोर्टेंस, और उनमें ज्यादा माफ कीजिएगा, और उनमें ज्यादा इंपोर्टेंस जिन टॉपिक को एसएससी लगातार दे रहा है उनकी प्रैक्टिस आपको ज्यादा करनी पड़ेगी, क्योंकि वहां पर रेलेवेंटली बाकियों की तुलना में ज्यादा रेलेवेंस उसका है। फोकस ऑन दीज हाई स्कोरिंग टॉपिक्स व्हाइल इंश्योरिंग कवरेज ऑफ द एंटायर सिलेबस। सिलेबस आपको 100 दिन के अंदर पूरा करना है, लेकिन उसमें सबसे ज्यादा ध्यान आपको देना है जहां पर ज्यादा मार्किंग वाले क्वेश्चंस आते हैं, जिस चैप्टर या जिस टॉपिक या जिस सब्जेक्ट से। इसके अलावा अगर मैं बात करूं ये आपको करना ही है, लेकिन इसके साथ ही आपको प्रैक्टिस भी करनी है, वो भी आगे मैंने आपको बता रखा होगा, आगे वाली स्ट्रेटेजी। और सबसे बड़ा सीपीओ में जो बड़ा रोल होता है वो होता है टाइम मैनेजमेंट का, समय प्रबंधन का। आपको टाइम मैनेज करना आना चाहिए, क्योंकि 200 क्वेश्चन है, 200 नंबर के हैं, और फिर आगे चलकर आपके इंग्लिश के बड़े बड़े कंप्रीहेंशन आते हैं। बहुत बार बच्चों को मैंने देखा है, जो सीजीएल वाले बच्चे हैं वो क्वालिफाई कर जाते हैं, लेकिन वो इंग्लिश में बड़े घबरा जाते हैं, कहते हैं सर लेंदी है। वो लेंदी आपके लिए नहीं, वो सबके लिए लेंदी है। तो उसके लिए आपको एक स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी, टाइम मैनेजमेंट। और टाइम मैनेजमेंट कब आएगा? जब आप एक डेडिकेटेड टाइम टेबल बनाएंगे। You have to make a dedicated timetable for each subject covering each and every part of your syllabus. तो डेडिकेटेड टाइम टेबल आपको बनाना पड़ेगा, और उसमें आपको प्रैक्टिस, टाइमली प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। इनिशियली आपको शुरुआत करनी है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से,
लेकिन शुरुआत में टाइम मत देखना, शुरुआत में पैटर्न को समझो, एक बार, दो बार, तीन बार, उसके बाद आप टाइम अलॉट कर लो कि प्रैक्टिस, जैसे एग्जामिनेशन हॉल में जितना टाइम मिलता है उतना ही आप प्रैक्टिस में दें और अपने रिजल्ट को एनालिसिस करिए। Develop a study plan that allocates enough time for the each subject based on its importance and your level of proficiency। मैंने आपको बताया कि कुछ बच्चे किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक या सब्जेक्ट में कमजोर होते हैं, उन्हें लगता है कि यार उसे डर लगता है, तो उन सब्जेक्टों पर भी आप गौर फरमाइएगा, उन सब्जेक्टों पर भी ध्यान दीजिएगा। मॉनिटर योर प्रोग्रेस रेगुलरली एंड एडजस्ट द प्लान इफ नेसेसरी। और अपनी प्रोग्रेस को आपके जो डेली प्रैक्टिस हो रही है उसके आधार पर देखिए कि कहां कम नंबर आ रहे हैं और उन पर ज्यादा प्रैक्टिस फोकस अपनी रखिएगा। अगला है कि सर अगला जो रोल है वो सब्जेक्ट वाइज रोल देखते हैं। सबसे बड़ा जो सबसे खतरनाक जो आपको लगता है वो जनरल अवेयरनेस का लगता है। देखो इंग्लिश का सिलेबस कहीं तक कन्फाइंड है, मैथ्स का सिलेबस कन्फाइंड है, रीजनिंग का आपका सिलेबस कन्फाइंड है, लेकिन जीके जीएस में सर एक तो पहली बात तो सब्जेक्ट 5 है, सब्जेक्ट 5 है और उसके अलावा करंट अफेयर्स स्टैटिक जोड़ दो तो लगभग 7 सब्जेक्ट हो जाते हैं। अब सर स्टैटिक की भी मैं बात करूं तो स्टैटिक इतना वास्ट है, मतलब 80 90 100 घंटे भी मैं पढ़ा दूं तो कम पड़ जाएगा, बहुत सारा है। तो आपको पता होना चाहिए कि किस टॉपिक से, जैसे कि मैं बात करूं क्लासिकल डांसेस से एक क्वेश्चन आता है तो शास्त्रीय नृत्य आपको मुंह जबानी याद होने चाहिए। उसके लिए अलोकेट डेडिकेटेड टाइम टू स्टे अपडेटेड एंड करंट अफेयर्स स्पेशली। मैंने आपको बता दिया सर करंट अफेयर्स आपको बहुत स्ट्रॉन्ग करने पड़ेंगे क्योंकि हर बार करंट अफेयर्स से अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं। नेशनल एंड इंटरनेशनल इवेंट्स, स्पोर्ट्स अवार्ड्स एंड इंपॉर्टेंट डेट्स, करंट अफेयर्स में भी आपको बता दिया है नेशनल इंटरनेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड्स एंड इंपॉर्टेंट डेट्स, जैसे कि राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है, राष्ट्रीय जल दिवस कब मनाया जाता है, या इस साल का शांति भटनागर पुरस्कार किसे मिला, इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार किसे मिला, ऐसे तमाम आपको चीजें मालूम होनी चाहिए। मेजर आप ये टॉपिक लिख लीजिएगा, इसका तो रिवीजन आपको करना पड़ेगा। रीड न्यूज़पेपर, अगर न्यूज़पेपर पढ़ पा रहे हो तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ पा रहे हो तो करंट अफेयर्स की क्लास ले लीजिए। उसके लिए एसएससी वाला है, सुबह सुबह क्लास होती है, बाकी जगह भी आपकी सारी क्लासेस होती हैं। मैगजीन्स एंड ऑनलाइन रिसोर्सेज रेगुलरली। लेकिन एक बात मैं कह दूंगा कि भैया सीपीओ अगर क्रैक करना है आपको 100 दिन में, तो जो भी करें वो रेगुलर करें, उसमें कोई भी कोताही नहीं बरतें कि आज कर लिया कल नहीं करा तो कोई बात नहीं। ऐसे करने से जीके जीएस कवर नहीं होगी माय डियर फ्रेंड्स, क्योंकि 7 सब्जेक्ट हैं, कम नहीं है। ठीक है सर। इसके बाद बात करें इंग्लिश लैंग्वेज स्किल्स की, तो यहां पर ग्रामर के साथ लैंग्वेज स्किल्स भी, यहां पर चूंकि ग्रामर वही बात है तो ग्रामर आपका बड़ा फोकस करना पड़ता है। फोकस ऑन इंप्रूविंग योर इंग्लिश लैंग्वेज स्किल्स इंक्लूडिंग ग्रामर, वोकैबुलरी एंड कंप्रीहेंशन। कंप्रीहेंशन सर जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी स्पीड बढ़ेगी, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी स्पीड बढ़ेगी। अदरवाइज कंप्रीहेंशन को ये बोलता हो कि सर मैं तो जाते ही पहली बार कंप्रीहेंशन वहां खोलूंगा, तो आप अपने आप के साथ गलती करेंगे, आप टाइम गवा देंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। वोकैब आपकी बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, ग्रामर के बेसिक रूल्स पते होने चाहिए। प्रैक्टिस रीडिंग कंप्रीहेंशन, और कंप्रीहेंशन कैसे स्ट्रांग होगा उसको आपको आदत बनानी पड़ेगी, क्योंकि आजकल ये रील्स वगैरह देखने से हमारा जो कंसंट्रेशन स्पैन है वो कम हो गया। तो कोशिश करिए कोई भी रैंडम न्यूज़पेपर उठाइए, उसमें कोई पर्टिकुलर आर्टिकल पढ़ने की कोशिश करिए, 5 मिनट 10 मिनट लगातार उसे पढ़ने की, वो पढ़ने की आदत आपको डालनी पड़ेगी, तब जाकर कंप्रीहेंशन पर आपकी कमांड बनेगी। एरर डिटेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है एंड सेंटेंस कंप्लीशन एक्सरसाइज रेगुलरली। सेंटेंस कंप्लीट करने की, एरर डिटेक्शन की आपको एक्सरसाइज रेगुलर करनी पड़ेगी, रेगुलर उसकी प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। इसके अलावा प्रैक्टिस रेगुलरली, आपको प्रैक्टिस एक्सरसाइज डेली करनी पड़ेगी। एक्सरसाइज इन द सेंस आपको डेली प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। शुरुआत में आप टॉपिक वाइज करिए, शुरुआत में आप 30 दिन के लिए टॉपिक वाइज करिए, 30 दिन आप सब्जेक्ट वाइज करिए, 60 दिन हो गए और उसके बाद आपको कंप्लीट मॉक की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। उसके बाद कंप्लीट मॉक लगाइए सर, ऐसे फिर टॉपिक वाइज नहीं चलेगा। रेगुलर एक्सरसाइज इज इंपॉर्टेंट फॉर सक्सेस। सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर। सबसे पहले पीवाईक्यू अगर नहीं है आपके पास तो खरीद लीजिए, ऑनलाइन मिल जाते हैं, ऑफलाइन भी आपको जहां भी जिस भी दुकान पर जाते हो किसी भी एक अच्छे पब्लिकेशन की जाकर पीवाईक्यू तो ले ही ले।
उससे ही आपको एग्जाम पैटर्न समझ में आएगा, उसी से आपको मार्क्स का वेटेज समझ में आएगा, उसी से आपकी प्रैक्टिस होगी, उसी से आपको समझ में आएगा एसएससी सीपीओ पूछता क्या है। गिव मॉक टेस्ट एंड ट्राई ऑनलाइन क्विजेस। क्विजेस का वो क्विजेस का मतलब है कि टाइम टाइम लगाकर टाइम बाउंड तरीके से आप क्वेश्चंस करिए टू गेट एक्वेंटेड विद द एग्जाम पैटर्न, मैनेज टाइम इफेक्टिवली एंड इंक्रीज योर स्पीड एंड एक्यूरेसी। स्पीड एंड एक्यूरेसी प्लेज ए वेरी वाइटल रोल इन क्लियरिंग सीपीओ। अगर सीपीओ क्लियर करना है तो आपको स्पीड तेज करनी पड़ेगी। अभी मॉक टेस्ट के बारे में अपन ने बात कर, मॉक टेस्ट एंड एनालिसिस टेक फुल लेंथ मॉक टेस्ट। हमने आपको बताया कि लास्ट के 40-50 दिन आपको डेली एक मतलब 40-50 फुल मॉक टेस्ट आपको करने हैं। अगर फुल मॉक टेस्ट करते हो तो 200 क्वेश्चन एक बार में पूछे जाते हैं। अगर आपने 50 मॉक टेस्ट भी दे दिए तो 50 दाए 100 और आपके करीबन तकरीबन 10,000 क्वेश्चन आपके प्रिपेयर हो जाएंगे। विद एक्सप्लेनेशन पढ़ने की कोशिश करिएगा, एनालाइज योर परफॉर्मेंस। और ऐसा नहीं है कि सर ने बोला था तो हमने दे लिया, नहीं सर, देखिए कि क्या गलत हुआ, क्या सही हुआ, गलत हुआ तो क्यों हुआ, क्या अगली बार ये इंश्योर करिएगा कि अगली बार वो गलती ना हो। आइडेंटिफाई पैटर्न्स ऑफ मिस्टेक्स, कैसी गलतियां कर रहे हो, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है ये कि यार बहुत सारे बच्चे सिली मिस्टेक्स बहुत कर देते हैं, उन्हें सही आता है लेकिन वो जाने अनजाने में अपने दिमाग को ज्यादा दौड़ाकर या कुछ सिली मिस्टेक, कुछ गलतियां कर देते हैं, भरना कुछ था भर दिया कुछ। ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, 2 नंबर 4 नंबर से रह जाओगे, फिर बाद में पछताने की बात नहीं रहेगी। तो इसलिए on improving your weaker areas, understand the strategies that work best you in the managing time and solving question। अब सर मैंने स्ट्रैटेजी का सेशन रखा, आप ये कहेंगे कि सर आपने बना के क्यों नहीं दिखाई? क्योंकि सर सब बच्चों का दिमाग अलग स्तर का होता है, सबका अपना पढ़ने का तरीका अलग होता है। तो आप अपने हिसाब से किसी टीचर के कहने पर मत जाइए, अपने हिसाब से आप जिस तरीके से जिस स्पीड पर पढ़ पाते हैं, जितनी एक्यूरेसी आप ला पाते हैं, जितना आपका कंसंट्रेशन पावर है, उसके हिसाब से आप स्ट्रैटेजी, मैंने बता दिया किन किन चीजों को ध्यान देना है, इन सारी चीजों को देख ले। एक बार समरी देखते हैं। परीक्षा पैटर्न सिलेबस को अच्छे से समझना है, प्रत्येक विषय के लिए आवंटित समय के साथ एक अच्छी तरीके से संरचित अध्ययन योजना बनाई। पाठ्य पुस्तक, संदर्भ पुस्तक, ऑनलाइन साधनों सहित विश्वसनीय अध्ययन सामग्री इकट्ठा करें। विश्वसनीय अध्ययन सामग्री, अच्छे पब्लिकेशन की किताबें लें। रैंडम जाकर कोई भी हर महीने जाते हो, हर हफ्ते जाते हो और जाकर किताब उठा लेते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं, उससे आपका नुकसान होता है। वैचारिक स्पष्टता पर ध्यान केंद्रित करें, कंसेप्चुअल क्लैरिटी लाएं, चीजों को रटने की कोशिश कम करें, रटने के बाद में स्टेजेस आएंगी लास्ट 20-30 दिन। विभिन्न प्रकार के प्रश्नों का नियमित अभ्यास करें, पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र को हल करें, दी गई सीमा के भीतर अभ्यास करके प्रभावी ढंग से समय का प्रबंधन करें, समय सामयिक मामलों में अपडेट रहें। अगेन फिर से बोल रहा हूं कि करंट अफेयर्स से अपडेट रहना है, अंग्रेजी भाषा में आपको सुधार लाना है, नियमित रूप से रिविजन करना है, त्वरित रिविजन के साथ संक्षिप्त नोट्स आपको बनाने हैं। तो ये बताना था मुझे कि भाई आप किस तरीके से अपने आप को टाइम मैनेजमेंट और अपने आप को गाइड कर सकते हैं प्रिपरेशन के लिए। अगला वीडियो जल्दी बना दूंगा, आपके कट ऑफ इस साल क्या रहेगी, पिछले साल का भी एनालिसिस उसके साथ दे दूंगा। तो इसी तरीके से बने रहिएगा। अगर आपको लगता है कि भाई एसएससी सीपीओ आप करना चाहते हैं तो आपको बता दी है मेन पॉइंट्स। आपको इससे पहले मैंने एक डिटेल सिलेबस वाइज एनालिसिस भी मैंने आपको करा था, चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज भी करा था, जाकर उसे देख लीजिएगा। बाकी अगर कोई भी डाउट हो, कैसी भी कोई बात करनी हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, आपको जवाब जरूर देंगे। बाकी मिलते हैं आपको अगली क्लास में, तब तक के लिए ध्यान रखिए, ख्याल रखें। हमेशा याद रखिएगा कि छोटों का आदर कीजिए, छोटों को प्यार दीजिएगा, बड़ों को आदर कीजिएगा, और मेहनत करनी है तो शिद्दत से करनी है, नहीं तो नहीं करनी है, ये एटीट्यूड रखिएगा। चलिए, थैंक यू सो मच, कीप हाइड्रेटेड एंड कीप मोटिवेटेड। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।